बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब पर जब न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने शौकत बसरा साहब और पीटीआई के दीगर 8 फॉर्म 45 के एमएनएज़ और एमपीएस की जानिब से एतराज़ उठाया तो फिर कमर अदालत में किस तरह से जो है वो तलखियाँ हुई वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि एक तो अभी ऑर्डर आज की समाअत का आ गया है, आज की समाअत का फ़ैसला सुना दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें शाहिद करीम साहब ने 7 वो नाम जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिए थे उनको नोटिफाई करने का हुक्म दिया था। और उसके नोटिफिकेशन होने के बाद नून लीग बहुत परेशान थी क्योंकि शरीफ ख़ानदान के जितने अफराद फॉर्म 45 जिन हारे हुए थे, फॉर्म 47 पे जीते हुए थे, उन तमाम का मुकम्मल रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, जो ये शरीफ ख़ानदान नहीं दे रहा, उन सब के रिकॉर्ड जो है वो तलब किए गए थे, जुर्माने होना शुरू हो गए थे। बल्कि मैं आपको बता दूं कि कल आसिम हफीज़ साहब जो बड़े ज़बरदस्त जज हैं, आसिम हफीज़ साहब ने कल जो है वो बहावलपुर के भी जो है कुछ लोगों को जुर्माना किया जो नून लीग वाले जो कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो नहीं दे रहे। उसमें उन्होंने किस किस को जुर्माने किए? बहावलपुर डिवीज़न से 3 उम्मीदवारों को हुए जो फॉर्म 45 जमा नहीं करा रहे थे, 20-20 हज़ार उनको जुर्माने हुए। एक तो NA 168 जहाँ पीटीआई के समीउल्लाह चौधरी जो हैं वो जीते और मलिक इकबाल चनन हार गए थे और फॉर्म 47 पे इनको जितवाया गया। दूसरे मलिक असगर जोया पीटीआई के वो जीत चुके थे PP 253 और हारे मलिक ज़हीर इकबाल चनन फॉर्म 45 पे हारे हुए थे, लेकिन इनको फॉर्म 47 तैयार करवा के और इनको जितवा दिया गया और अब ये डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली। PP 254 से मलिक उस्मान चनन ये पीटीआई के जीत चुके थे और डॉक्टर राना तारिक मुस्लिम लीग नून के ये हार चुके थे, इनको भी फॉर्म 47 पे जितवाया गया। इनके पास फॉर्म 45 नहीं है, इनसे मांगे जा रहे हैं, दे नहीं रहे, तो इनको 20-20 हज़ार जुर्माना किया जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने। बाकी भी मैर शराफत जो है उनके हाथ तगड़े सबूत लगे हैं, मरियम नवाज किसी बात में उनकी सीट जा सकती थी। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के बाद खटाई में पड़ गया है, ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पूरी समाअत आपको बता के एंड में ज़रा बात करते हैं कि आगे सिनेरियो किस तरह होने जा रहा है। देखें, जब वो सारा गुजर गया, जब काजी साहब ने सरजनिश कर ली, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की उनको धमकियां दे ली, थ्रेट कर लिया कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारा लाइसेंस मुअत्तल करवा दूंगा, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करने दूंगा और बड़ी धमकियां लगाई। तो देखें, चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठे हुए जज और एक गली मोहल्ले में किसी थड़े पे बैठे हुए कनटुट्टे की ज़बान में, लैंग्वेज में, उसके कंडक्ट में, उसके लबो लहजे में फ़र्क होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ये कुछ हो सकता है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जब जैसे आज समाअत का आगाज़ हुआ तो उनसे आके और जो उनके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने आकर पूछा लाइव करने के हवाले से कि ये केस की समाअत लाइव करनी है नहीं करनी, तो काजी साहब ने कहा कि लाइव नहीं करनी। अगर लाइव होती तो आज बहुत कुछ था लोगों का देखने वाला, जो कुछ आज अकील अब्बासी साहब ने सरप्राइज़ काजी फाइज साहब को दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। अकील अब्बासी साहब ने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि ये बताएं कि आपने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहा, जब उन्होंने 7 मजीद नामजद किए तो आपने उनको कहा कि आप जजेस का पैनल दें, तो आपने जब पहले लेटर भेजे थे तब आपने पैनल क्यों नहीं मांगे थे? जब पहले आपने तमाम हाई कोर्ट्स को, 5 हाई कोर्ट्स को लिखा तो उन्होंने आपको नाम दिए, तो आपने तो वो नाम पहली बार एक्सेप्ट कर लिए। आपने किसी हाई कोर्ट को यही कहा कि नहीं, हम आपके नाम एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमें पैनल दें, तो ये आपने क्यों नहीं किया? उसके बाद जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है वो इलेक्शन इनको लाहौर हाई कोर्ट को लिखा कि आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 9 जजेस चाहिए, आपको सिर्फ 2 दिए उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी ने, तो आपने उस ऑर्डर को चैलेंज क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा कि जनाब हमने तो आपसे 9 जज मांगे थे, आपने सिर्फ 2 दिए, 2 से हमारा काम नहीं चलेगा? और उन्होंने कहा कि ये भी बताएं कि जब इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि हमें 9 जज चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, तो क्या चीफ जस्टिस कानूनी तौर पर इनकार कर सकते थे कि मैं 9 नहीं दे सकता, मैं से 2 दूंगा? उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने जो उनको कहा कि आप पैनल दें, आप लिस्ट दें जजेस की, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आपने ही लगाने हैं तो फिर आपने चीफ जस्टिस को लेटर क्यों लिखा? आप वेबसाइट, लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर तमाम जजेस के नाम मौजूद हैं, आप वहां से नाम सेलेक्ट करते और आप नोटिफाई कर देते, फिर आपको जरूरत क्या थी चीफ जस्टिस को लिखने की? और फिर मुशावरे की क्या जरूरत थी? और उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा, सिकंदर मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये वही वकील हैं जिन्होंने बहुत बदतमीजी की है अतर मिनल्ला साहब के साथ, मुनीब अख्तर साहब के साथ, आयशा मलिक साहबा के साथ मखसूस नशिस्तों के केस में, तो उन्होंने कहा जी हम देखें बैलेंस करना होता है। तो अकील अब्बासी साहब ने कहा कि ये आपका बैलेंस से क्या मुराद है कि 2 आपकी मर्जी के जज लग जाते हैं और 2 चीफ जस्टिस की मर्जी के लग जाते हैं, ये क्या बात हुई? उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, आपको पता ही है कि
वो काजी साहब रेस्क्यू करने के लिए आते हैं हर वक्त इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा देखें वो चीफ जस्टिस ने जब नाम दिए हैं तो उनको पता होता है कि कुछ जजेस होते हैं जो स्पेशल बेंचेस में बैठे होते हैं, कुछ पार्ट हर्ड केसेस सुन रहे होते हैं और कुछ ये जजेस के साथ इश्यूज़ होते हैं, तो ये सब कुछ तो चीफ जस्टिस को भी पता होगा। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि आप पैनल का कह ही नहीं सकते थे। और मैं आपको बताऊँ आज काजी साहब को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला कि अपनी मर्जी का बनाया गया बेंच, हसनात मलिक साहब का मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि मुनीब अख्तर साहब ने एतराज़ किया था इस बेंच पर, लेकिन मंसूर अली शाह साहब और काजी फाइज ईसा साहब ने 2-1 से ये बेंच बनाया है। और काजी साहब ने बज़ाहिर अपनी मर्जी के जज रखे हैं, लेकिन अपनी मर्जी के जजों में ही काजी फाइज साहब को बहुत मुज़ामत का सामना करना पड़ा। और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने बता दिया कि वो ये नहीं देखेंगे कि काजी फाइज ईसा अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट लेके आए तो अब मैंने काजी फाइज साहब के पीछे आंखें बंद करके चलना है, उन जजेस की तरह जिनको काजी साहब दिन में कहें रात है तो कहते हैं रात है, रात में कहें दिन है तो कहते हैं दिन है। तो मंदोखेल साहब ने कह दिया कैटेगोरिकल कि आप पैनल का कह नहीं सकते थे। और उन्होंने कहा कि आपने किसी और हाई कोर्ट को क्यों नहीं कहा कि आप पैनल दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि देखें हम आपको अगर ये ऑप्शन दें कि आप दोबारा चीफ जस्टिस से जाके मुशावरत कर लें, लेकिन मसला यह है कि वो ट्रांजिटरी फेज़ में है, क्योंकि अभी ट्रांजिशन वहाँ पे हो रही है। जो हमने नॉमिनेट करके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहिबा का नाम भेज दिया है, अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। तो काजी फाइज साहब ने कहा कि आप जाके और फेस टू फेस मीटिंग कर लें, पहले तो ख़तों की दावत होती रही है। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस लिख दें, अकेले जाना चाहते हैं अकेले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख दें, अगर अकेले जाना चाहते हैं मुशावरत के लिए अकेले चले जाएं, और अगर तमाम मेंबरान को लेकर जाना चाहते हैं तमाम मेंबरान को ले जाएं। और हो सकता है वो अपने मेंबरान से पूरा वो इख्तियार वो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दें और वो जाके चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट से मुशावरत कर लें। मंदोखेल साहब ने कहा कि जब आप चीफ जस्टिस को कहते हैं कि फ़लाँ आदमी हमें दो और फ़लाँ ना दो, तो आप ये कैसे पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा जज आपको चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया कि ये बताएं कि कितनी जो है वो आप के, बल्कि काजी फाइज साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि देखें आपके पास कितनी जो है वो टोटल इलेक्शन पिटीशंस हैं, और दूसरा ये बताएं कि 45 दिन में जो है वो जाना होता है इलेक्शन पिटीशन में, पंजाब में कितनी हैं। और आपको जब ये पता होगा कि इतनी इलेक्शन पिटीशंस हैं तो आपको अंदाज़ा भी होगा कि इतनी इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए हमें कितने जज चाहिए। और दूसरा मामला है कि दायरा इख्तियार क्या होगा, यानी कौन सा जज किस एरिया के केसेस सुनेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट मामला है। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जाकर चीफ जस्टिस को मिल क्यों नहीं लेते। सिकंदर मोहम्मद साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिख दिया है इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि उनको मुलाकात के लिए टाइम चाहिए, उनको मुलाकात का टाइम दिया जाए। और ये लेटर है 27 जून का। यहाँ एक बहुत बड़ा मामला है कि ये लेटर उस वक्त लिखा गया है जब मलिक शहजाद साहब सुप्रीम कोर्ट आ चुके थे, हालांकि 20 जून को लास्ट समाअत हुई थी। चाहिए यह था कि 20 को समाअत हुई थी, ये 20 को ही लेटर लिख देते, लेकिन नहीं, एक हफ्ता वेट किया गया। जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब सुप्रीम कोर्ट आ गए, तब इन्होंने लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लिखा। उसके बाद मंदोखेल साहब ने पूछा कि पंजाब में कुल कितने बेंचेस हैं जो बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आपके लिए आसानी थी ना कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की एक उनका बेंच बैठता है रावलपिंडी में, एक बैठता मुल्तान में, एक बैठता बहावलपुर में, तो आप हर जगह से एक एक जज मांग लेते। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको लेकिन ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप पिक एंड चूज़ करें। और उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से होता था ना गुड तालिबान बैड तालिबान, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि गुड जजेस और बैड जजेस, आपको पिक एंड चूज़ नहीं करने देंगे। उसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि हम आपको मुशावरत का टाइम दे देते हैं, लेकिन यह है कि आप ये नहीं पता कि कब जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहिबा वो हलफ उठाएंगी बतौर चीफ जस्टिस, क्योंकि मामला पार्लिमानी कमेटी के पास है और पार्लिमानी कमेटी ने 14 दिन में करना होता है। तो हम ये सजेस्ट तो कर सकते हैं कि वो जल्दी करें, लेकिन हम उन पर इम्पोज नहीं कर सकते पार्लिमानी कमेटी पर। तो इस मौके पर एक मौके पर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा मंसूर उस्मान अवान साहब ने कि आप मुझे आधा घंटा दे दें, मैं अभी रब्ता करके कहता हूँ पार्लिमानी कमेटी जल्दी बैठ जाए आज या कल, और ताकि वो नोटिफाई कर दें चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि मुल्क तबाह होता है जब आईनी इदारे आपस में लड़ पड़ते हैं, और अगर ये मामला मुशावरे से रिजॉल्व हो जाए तो मुल्क को फ़ायदा होगा और आईनी इदारों का एहतराम होना चाहिए। सलमान कुनाजा साहब से सवाल किया गया कि ये बताएं कि आपको कोई इस पर इशू तो नहीं है अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के आपस में मुशावरत होती है। उन्होंने कहा जी एक तो मेरे वकील हामिद खान साहब हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि लफ्ज़ कंसल्टेशन जो लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट में इसकी तशरीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मुशावरत पर एतराज़ क्यों है, यानी सलमान कुनाजा साहब को। उन्होंने कहा कि मुझे एक जुमला बोलने दें, काजी साहब बार बार उनको टोक रहे थे, रोक रहे थे। सलमान कुनाजा
नाजिर साहब ने कहा सर मुझे एक जुमला सिर्फ बोलने दें। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो 4 नाम जो भेजे हुए हैं उनके चीफ जस्टिस के जो लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद साहब के 4 नाम तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकल मुस्तरद कर दिए कि ये नाम हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो असल तो फैसला ये होना है कि इनका ये इख्तियार था कि ये 4 नाम मुस्तरद कर दें। और उन्होंने कहा कि ये किस तरह से ये उनके नाम रिजेक्ट कर सकते हैं बगैर किसी वजह के। और उन्होंने कहा कि ये जुडिशल सिस्टम पर हमला होगा। और मंदोखेल साहब ने भी यहाँ पे कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के दिए हुए नाम मुस्तरद नहीं कर सकता था। मंदोखेल साहब ने कहा कि हम वहाँ से शुरू करते हैं ना, जब इन्होंने लेटर लिखा था वहाँ से कि इन्हें जजेस चाहिए और चीफ जस्टिस को कह देते हैं कि इनकी उसके ऊपर गौर कर लें जो दरख्वास्त है और इनसे मुशावरत कर लें। और उन्होंने कहा कि मंदोखेल साहब ने सवाल किया कि इनको ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सा कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नाम मुस्तरद किए हैं। सलमान नाजिर साहब ने कहा कि ये हाई कोर्ट को टेक ओवर नहीं कर सकते। और फिर सलमान नाजिर साहब ने बताया कि 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, 9 मई तक इन्होंने कुछ नहीं किया, 180 पिटीशंस पंजाब में पेंडिंग हैं, तो 2 जज 180 पिटीशंस का फैसला कैसे कर सकते हैं। और काजी फायसल साहब यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करना है। उन्होंने कहा देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने तो खत लिख दिया था, ये तो आगे चीफ जस्टिस का काम था। फिर काजी फायसल साहब ने रनियल से सवाल किया तो उनसे भी पूछा कि मुशावरत के ऊपर बताएं। और फिर उन्होंने कहा जी हम लार्जर पिक्चर में, काजी साहब ने कहा कि देख रहे हैं। तो फिर जमाल खान मंदोखेल साहब ने 4 नामों के मुस्तरद होने पर सवाल उठाया। यहाँ पे आए अकील अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हुआ हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे इन्होंने ये सारा कुछ किया है कि चीफ जस्टिस के दिए हुए नाम इन्होंने मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और उन्होंने कहा कि आपका इख्तियार, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सर आंखों पर, लेकिन आप इस तरह से चीफ जस्टिस के दिए हुए नाम मुस्तरद नहीं कर सकते थे। और उसके बाद अकील अब्बासी साहब ने कहा ये तो कोई बात ना हुई जो कुछ आपने किया है। यानी अकील अब्बासी साहब ने और जमाल खान मंदोखेल साहब ने बहुत सवालात उठाए इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर। मंदोखेल साहब ने कहा कि ये बताएं कि चीफ जस्टिस किसी भी जज का नाम दे दे, कोई भी जज बतौर ट्रिब्यूनल बन जाए, आपकी सेहत पे क्या असर है इलेक्शन कमीशन की, आपको क्या प्रेजुडिस है, आपको कौन सा नुकसान हो रहा है। तो सिकंदर मोहम्मद साहब ने कहा कि देखें जी वो गुड फेथ की बात की, इंटेंशन की बात की और फलां फलां और ये वो सारा कुछ। अकील अब्बासी साहब ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस था, मुझे लेटर आया, मैंने जजेस को नामजद किया, पंजाब में ये मसला क्यों हुआ है, क्या माजी में कभी ऐसे हुए, आप क्यों कुछ जजेस के बारे में इतने हसास हैं। और जब किसी जज के तकर्रुर का मामला आए तो वहाँ पर चीफ जस्टिस की बात मानी जाएगी, क्योंकि वो अदलिया के मामलात के बारे में चीफ जस्टिस जानता है, इलेक्शन कमीशन नहीं जानता। काजी फायसल साहब ने फिर कहा कि हम ये केस की समाअत मुलतवी कर देते हैं और चीफ जस्टिस लग जाएं और जब मुशावरत हो जाए तो बता दीजिएगा। तब तक ये है कि ट्रिब्यूनल काम करते रहें लेकिन फाइनल ऑर्डर ना करें। असल काजी साहब के जहन में वही था जो नून लीग के जहन में, कि कोई उड़ ना जाए, क्योंकि किसी के पास फॉर्म 45 नहीं है, अदालत इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में टेम्परिंग है, बहुत तबाही और बर्बादी है। डर सिर्फ यही है कि कोई जज, आज़ाद जज उड़ा ना दे ट्रिब्यूनल में बैठे हुए मरियम नवाज़ को और पूरी पंजाब हुकूमत गिर जाएगी। मरियम नवाज़ तो 1000% वो तो जाएंगी ना, क्योंकि इतना कुछ मैच शराफत के हाथ में है। फिर सिकंदर मोहम्मद साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो जनाब फैसला दिया, शाहिद करीम साहब ने, और 1 हफ्ते बाद लाहौर हाई कोर्ट ने खुद ही नोटिफिकेशन कर दिया उनका ट्रिब्यूनल्स का। मंदोखेल साहब ने कहा कि जब आप नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कर दिया। आप अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे, उन्होंने कहा कि ये तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो आपके साथ बहुत रियायत किया है, जैसे शाहिद करीम ने तो बहुत रियायत किया आपके साथ, इसलिए रियायत किया है कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि वो नोटिफिकेशन 1 हफ्ते बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट कर दे, उनको फैसला देना चाहिए था। और अगर आप उनके फैसले पे इंप्लीमेंट ना करते तो फिर उनको चाहिए यह था कि वो आपको कंटेम्प्ट जो है वो आपको कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दे, आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपको तो तौहीन अदालत में बुलाना चाहिए था। और काजी फायसल साहब फिर रेस्क्यू करने के लिए आए। फिर काजी साहब ने इधर उधर ये वो आए बाएं शाएं, फिर मंदोखेल साहब बोले, उन्होंने कहा कि 29/5 को फैसला हुआ, आपने उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया, तब लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन किया, क्योंकि काजी साहब एतराज कर रहे थे ना कि लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे नोटिफिकेशन कर दिया। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि 29/5 को फैसला हुआ, ये अमल नहीं कर रहे थे, जज ने बहुत लिहाज रखा और उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि आप लाहौर हाई कोर्ट की ऑर्डर नहीं मान रहे। हाँ, अगर लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आप हमारे पास ले आते हैं, हम उसे कलअदम कर देते या सस्पेंड कर देते, वो और बात थी, लेकिन आप इन फील्ड होते हुए एक ऑर्डर पर कैसे आप ये जुर्रत कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर अमल ना करें। आपको तो महफूज रास्ता दिया जज ने, आपको तो जस्टिस शाहिद करीम ने जो रास्ता दिया, इससे महफूज तो रास्ता नहीं दिया जा सकता था। और लेकिन आगे पता नहीं मैंने कहीं लिखा हुआ, यहीं पे बता देता हूं कि अमीनुद्दीन खान साहब ने शाहिद करीम साहब पर एतराज़ किया। आपको पता है ना, अमीनुद्दीन खान साहब तो जैसे वकला कहते हैं कि वो तो आंखें बंद करके बिल्कुल, वकील कहते हैं कि मतलब अमीनुद्दीन साहब तो बैठे हो ना बैठे हो बेंच में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो करना है जो काजी साहब ने कहना है, जहां यहाँ दस्तखत कर दें वो वहीं पे दस्तखत कर देंगे। उनको नहीं पता कि फैसले में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। इस हद तक उनके बारे में परसेप्शन जो है वो वकला के अंदर इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है अमीनुद्दीन खान साहब की।
तो उन्होंने एतराज़ किया कि वो जस्टिस शाहिद करीम का तो अपना नाम था ट्रिब्यूनल में, तो वो कैसे एक केस सुन सकते थे, और ये वो सारा कुछ। और अकील अब्बासी साहब ने भी दोबारा उन्होंने तो इंडोर्स किया जमाल खान मुदखिल साहब की बातों को। सिकंदर मोहम्मद ने कहा जी देखें आप फैसला मुअत्तल कर दें, और क्योंकि फिर काजी फायज साहब आए, हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो तो फैसला तो जो लाहौर कोर्ट का जुडिशल साइड का ऑर्डर है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस पे भी बाइंडिंग है, तो उस फैसले के होते हुए तो फिर आप मुशावरत नहीं कर सकते, ये मसला है। तो मुदखिल साहब ने कहा कि इसका एक और हल है कि बीच का रास्ता निकालते हैं। अच्छा नहीं, उन्होंने कहा एक और हल है। फिर काजी साहब को ये लगा कि अच्छा मुदखिल साहब तो सर में जा रहे, कहते अच्छा बीच का कोई रास्ता निकालें, बीच का कोई रास्ता निकालें। तो मुदखिल साहब ने कहा कि आप ऐसे करें कि ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर लिया है, आप एक मशरूत नोटिफिकेशन कर दें इलेक्शन कमीशन उनका, और उसके बाद हम जो है वो आपको दरमियानी रास्ता दे देते हैं। तो लेकिन काजी फाइज ईसा साहब और अमीरुद्दीन खान साहब वो इलेक्शन कमीशन के साथ 100% अलाइंड थे, मुत्तफिक थे, और यहाँ पे उन्होंने वो बात की थी जो मैं बता चुका हूँ शाहिद करीम साहब वाली। और काजी फाइज साहब ने कहा कि किसी का कि ये अना का मसला नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मुशावरत कर लेनी चाहिए। और जब उन्होंने कहा वकील ने कि आई एम इन योर हैंड्स माई लॉर्ड, तो मुदखिल साहब ने कहा काश यही बात आपने हाई कोर्ट को भी कही होती तो ये मसला ही ना बनता। उसके बाद मुदखिल साहब ने कहा कि हमारा फैसला ज़ाहिर है एक के हक़ में जाएगा, एक पार्टी के ख़िलाफ़ जाएगा, लेकिन ये आइनी इदारे हैं दोनों, मुनासिब नहीं है कि हम किसी एक आइनी इदारे के हक़ में फ़ैसला दें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कहा जाता है ADR का, तो पहले आप एक बार इनको मौका दे देते हैं। तो नईम अफ़गान साहब ने कहा कि सेक्शन 151 में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से केस लेके दूसरे में भेज सकता है, और दूसरा मसला दायर इख्तियार का भी है। तो आप दोनों चीज़ों को एड्रेस कीजिएगा, यानी जजेस कौन कौन से होंगे और उन जजेस के पास एरियाज़ और इलाके और हल्के कौन कौन से होंगे, ताकि फिर ये मसला दोबारा हमारे पास ना आए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बताया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट को लिखा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हमने जजेस नॉमिनेट किए, मैंने यानी बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, और फिर हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप ही बता दें कि किस किस इलाके का केस कौन कौन सा जज सुनेगा, और उन्होंने कहा कि ये मामले इसलिए आप हल करके लाइएगा। मुदखिल साहब ने फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पंजाब में 176 इलेक्शन पिटीशंस हैं, और चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके मुताबिक कितने जजेस होने चाहिए। यहाँ पर मुदखिल साहब ने कहा कि 120 दिन में फ़ैसला करना होता है। फिर जो है वो काजी फायसा साहब ने कहा, हाँ उन्होंने कहा कि मुदखिल साहब ने कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने जो कुछ किया अगर मैं भी होता तो यही करता, और मुझे इस तरह से लेटर लिखते तो फिर मैं देखता, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा। तो एक मौके पे उन्होंने कहा जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ जस्टिस से बात कर रहा था, ये सेक्शन ऑफिसर से बात कर रहा था, ये कोई तरीका है बात करने का जिस तरह से लेटर लिखे गए और सारी चीज़ें हुई। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एंड में जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा था, उस वक्त मैं कमरे अदालत में नहीं था, तो मैं अभी ट्वीट देख रहा था उनका, मरियम नवाज़ खान साहिबा का। उन्होंने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी इलेक्शन कमीशन पर ट्रिब्यूनल्स के मामले में काफ़ी बरहम दिखाई दिए। हुक्मनामा लिखवाते वक्त चीफ जस्टिस काजी फायसा की जानिब से हुक्मनामा लिखवाते वक्त उन्होंने सख्त लहजे में इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करके कहा कि आप चुन चुन कर लाहौर हाई कोर्ट के खतूत और नोटिफिकेशन मुअत्तल करवा रहे हैं, अपने भी बताएं। फिर कहा कि सिंध हाई कोर्ट से तो इलेक्शन कमीशन ने पैनल नहीं मांगा था, मांगते तो हम देखते, ठीक है। तो काजी साहब ने बहरहाल हुआ ये था कि इस जब काजी फायसा साहब को पहली मरतबा इतनी सुबकी हमने देखी कि ओपन कोर्ट में इस तरह से हुई, फिर उन कोर्ट के जाना पड़ा, मुशावरत के बाद है, और अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया, और इलेक्शन कमीशन अपने नोटिफिकेशन वापस ले लिया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। अब ट्रिब्यूनल्स काम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्यों बाकी है? पिक्चर इसलिए बाकी है कि अब ये मामला चला गया जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास। अच्छा, गो के जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की जो तकर्री है उसके ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत से एतराज़ात उठ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि क्यों जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाने के बाद काजी फायज ईसा ने ये केस लगाया है और मामला आलिया नीलम साहिबा के पास भेजा है। और पिक्चर इसलिए बाकी है कि अब आलिया नीलम साहिबा के पास ये मामला जाएगा। आलिया नीलम साहिबा जिनकी तकर्री पे बहुत सवालात उठ रहे हैं कि 2 सीनियर जजेस जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी को इग्नोर करके उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया है। 18वीं तरमीम के बाद पहली मरतबा हुआ है कि किसी जूनियर जज को जो है वो सीनियर्स को बाईपास करके और चीफ जस्टिस लगाया गया है। अब ये अपने कंडक्ट से बताएंगी कि क्या मामला और माजरा है, क्योंकि शुजात अली खान साहब के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं उनकी क्लैरिफिकेशन ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब ने एक तो जो नाक में दम करके रखा हुआ था, साकिब निसार साहब, खोसा साहब, गुलजार साहब, उमरता बंदयाल साहब, हर जज के चीफ जस्टिस की नाक में दम करके रखा हुआ था, सीनियरिटी, और कहते थे मैं सीनियरिटी पे सदके वारी और कुर्बान जाऊँ, मैं तो सीनियरिटी के इधर उधर नहीं जाऊँगा।
अब खुद सीनियरिटी को उन्होंने वायलेट किया। क्यों किया? आप अगर कह रहे हैं कि शुजात अली खान साहब के कुछ फ़ैसले जो हैं वो काबिल एतराज़ थे, तो वो कौन से फ़ैसले थे? आप सोमोटो लेके उन फैसलों के ऊपर फिर कोई करें ना, आप बताएं कौन से फ़ैसले थे। क्योंकि इल्ज़ामात और इंकशाफात और दावे तो यहाँ तक कुछ लोग कर रहे हैं कि शुजात अली खान साहब का एक फ़ैसला था कुरान मजीद में तहरीफ के हवाले से, उनका एक फ़ैसला था और उस पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उसके ऊपर भी काजी साहब को एतराज़ था। क्या ये वही केस था? ये शुजात साहब का फ़ैसला था जिसके ऊपर काजी साहब ने एक मुतनाज़ा फ़ैसला दिया, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में बड़ी मजहबी तबके ने रिएक्ट किया और फिर काजी साहब ने ख़ुद कहकर या पता नहीं किस तरह से हुआ पंजाब हुकूमत से रिव्यू दाखिल करवाया और रिव्यू ऐसे ठका ठक फटाफट लगाया काजी साहब ने कि ऐसा लगता है कि उससे आम केस ही कोई नहीं था। और फिर बैठ के सफाइयाँ दी। फिर एक जज साहब ने वहाँ बैठ के कलमा पढ़ा और कलमा शहादत पढ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के आखिरी नबी होने की गवाही दी और कुरानी आयात बाकी जजेस भी पढ़ते रहे। और एक जज साहब ने ऊंची आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ के और गवाही दी कि हम तीनों जज, मैं काजी फाइज़ ईसा और पता नहीं तीसरे जज कौन बैठे थे, हम तीनों मुसलमान हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को आखिरी नबी मानते हैं। तो क्या वो फ़ैसला जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया था वो शुजात साहब का था? कौन सा था ये भी देखना होगा, क्योंकि ये बात सामने आनी चाहिए कि कौन से ऐसे उनके फ़ैसले हैं कि आपने उन फैसलों की बुनियाद पे कहा कि हम इनको जो है वो नहीं ला सकते। फिर ऐसे तो बहुत से फ़ैसले तो अली नीलम साहिबा के भी हैं, मॉडल टाउन वाला, वो JIT वाला, वो सारे उसके ऊपर भी एतराज़ात हैं, जिस तरह से उन्होंने JIT को उड़ाया और जो कुछ किया सारा कुछ। तो ये काजी साहब को बताना चाहिए कि उन्होंने जो सारी उम्र उन्होंने आके सब चीफ जस्टिस को जलील करके रखा, ख्वार करके रखा, उनके ऊपर हमले किए, उन पे लेटर लिखे, उनके खिलाफ कंपेन्स चलवाई अपने सोशल मीडिया के ज़रिए कि सीनियरिटी, तो क्यों आप सीनियरिटी को वायलेट किया है? कोई वजह तो बताएं। और मेरा ख्याल है कि शुजात साहब और अली बाकर नजफी साहब को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, मतलब चैलेंज करना चाहिए इस मामले को। लेकिन एक उनको डर ये भी होगा कि काजी साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी खुद बैठे हैं, जुडिशल कमीशन में भी इस वक्त अक्सरियत उन्होंने ली हुई है। तो इस तरह से फिर चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं और इसीलिए ये तो अब एक रवायत इन्होंने बना दी है। कल को अगर आमिर फारूक साहब ऊपर आते हैं और नून लीग कहती है काजी साहब के होते हुए तो खैर वो अब आ नहीं सकते, लेकिन कोई पता नहीं है कि कल को काजी साहब किसी और जज से रिज़ाइन करवा दें, तो फिर ये होगा कि अगर आमिर फारूक साहब ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो फिर मोहसिन अख्तर कैनी साहब के बजाय मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब या किसी भी जूनियर जज को जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। ये एक रवायत कायम कर दी गई है। तो लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि शुजात अली खान साहब जो हैं उनके जो फैसले काबिल एतराज़ हैं काजी साहब के नज़दीक, जो फैसले बताया जाता है कि ये लेके आए हुए थे उसमें जुडिशल कमीशन के इजलास में, उनको बताएं। और फिर अली बाकर नजफी साहब के एक फ़ैसले पे तो ये बहुत एतराज़ करते हैं और वो फैसला है जनाब कि उन्होंने ROs को जो है वो सस्पेंड कर दिया था जो ब्यूरोक्रेसी थे। अच्छा, उसमें इन्होंने काजी साहब ने नोटिस किया था उमैर न्याजी को, कंटेम्प्ट का नोटिस किया था। क्यों नहीं लगा रहे आप वो केस? ये तो केस 8 फरवरी से बहुत पहले का है, आप क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उसमें उन्होंने तगड़ा जवाब जमाया कराए हुए उमैर न्याजी ने। बाकी अली बाकर नजफी साहब के बहुत से फैसलों पर और केसेस पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये तो आज साबित हुआ है कि अली बाकर नजफी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि ये जो करप्ट ROs हैं नून लीग के लगाए हुए, इनके जरिए आप इलेक्शन करवाएंगे तो तबाही और बर्बादी हो जाएगी 8 फरवरी को, और तबाही और बर्बादी हो गई है। आज पाकिस्तान जो दलदल में जा रहा है, जो पाकिस्तान पस्ती में जा रहा है, जो तनज़ली में जा रहा है, जो तबाही में जा रहा है, जो बर्बादी में जा रहा है, जो मायूसी में जा रहा है, जो अंधेरा है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोड शेडिंग है, महंगाई है, टैक्सेस हैं, तबाही है, बर्बादी है, सब कुछ क्यों हुआ है? 8 फरवरी है इसकी वजह। और 8 फरवरी क्यों हुआ? ROs जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए उनकी वजह से। ये नून लीग के लगाए हुए ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको RO लगा दिया। झूठ बोला इलेक्शन कमीशन ने कि हमने इनको रीशफल किया, कोई शफलिंग नहीं हुई थी। अली बाकर नजफी साहब का वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि अदलिया से जो है वो ROs लिए जाएं, ये ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं। तो काजी साहब बताएं ना कि शुजात साहब के कौन से ऐसे फैसले हैं? मतलब ये तो इसका मतलब है कि शुजात साहब का भी फिर कोई ऐसा फैसला होगा जो नून लीग और इस निज़ाम के खिलाफ जा रहा होगा, और जो काजी साहब को पसंद नहीं होगा तो काजी साहब इस बात पे कि मुझे एक फैसला पसंद नहीं है, आप उसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं लाएंगे। मतलब आप शाहिद करीम साहब को भी आप टारगेट कर रहे हैं, अमीनुद्दीन खान बैठ के और काजी फाइज साहब बैठ के कैसे शाहिद करीम ये कर सकते थे? मतलब ये क्या तरीका है कि जो चीफ जस्टिस को फैसला पसंद ना आए, उसकी सोच और वो जिस जमात के लिए हमदर्दियां रखता है उस जमात के खिलाफ आइन के ऊपर रहते हुए कोई जज फैसला कर देता है तो चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट नहीं लाएगा, या उसको चीफ जस्टिस ने बनाएगा उस हाई कोर्ट का कि क्योंकि इसने एक फैसला दिया जो नून लीग के खिलाफ गया था, जो उस जमात के खिलाफ गया था, जो मेरे दिल वाली जमात है, जिसके लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है। ये क्या बात हुई? ये क्या तरीका? तो ये इसकी वजाहत आनी चाहिए कि काजी साहब ने क्यों सीनियरिटी को वायलेट किया, क्यों काजी साहब ने कहा कि आलिया नीलम बनेगी और आप मामला आलिया नीलम साहब के पास भेज दिया। आलिया नीलम साहब का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो क्या करती हैं। अब ये मामला पेंडिंग रख दिया गया है, गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया गया है
और देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन आखिरी पॉइंट पे दोबारा कहूँगा, बार बार कहूँगा कि जस्टिस शुजात अली खान को चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया गया, इस पे काजी साहब को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों वो जो आपने किसी चीफ जस्टिस को काम नहीं करने दिया और आपने उसको टारगेट किया, अपने लोगों के जरिए उसको टारगेट करवाया, आपने खत लिखते थे, आप लीक करते थे, सीनियरिटी क्यों आपने वायलेट किया है, वजह क्या है, आखिर किसका इसमें मफाद था, नुकसान था, क्या चीज़ थी, आप बताएं। और अब आप चाहते हैं कि उन जजेस को आप फारिग ही कर दें, ये तो कोई बात ना हो, ये तो कोई तरीका ना हुआ। यानी जो भी चीफ जस्टिस बैठा होगा हुकूमत को के साथ मिले, जुडिशल कमीशन में उसको अक्सरियत दिलवाई जाए, और अगर जुडिशल कमीशन में कोई एक जज ऐसा हो जिसमें लगे कि वो जज जो है जुडिशल कमीशन में वोट किसी और तरफ दे देगा, उसको मजबूर करो रिज़ाइन करने में, जुडिशल कमीशन में नंबर पूरे करो और फिर जिसको मर्जी चीफ जस्टिस बना दो हाई कोर्ट का। ये बहुत ख़तरनाक एक रवायत है, इस पर ज़रूर वजाहत आनी चाहिए कौन सा फैसला। और ख़ास तौर पर जो इंकशाफात और सोशल मीडिया पर बात हो रही है कि एक कुरान मजीद में तहरीफ के हवाले से केस था शुजात साहब का, जिसमें उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला दिया था, एक तारीखी फ़ैसला दिया था, और उस फैसले की वजह से भी उनके ख़िलाफ़ ये सारा लॉबिंग और ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसकी वजाहत आनी चाहिए, ये बड़ी चीज़ें ये ठीक नहीं है, इसलिए बताना चाहिए कि उनके ये 5 फैसले थे जो दुरुस्त नहीं थे, इस वजह से उनको नहीं लेके आए। और फिर बाकियों का भी देख लें कि उनके कौन कौन से इतने फैसले हैं जो दूसरों की नज़र में काबिल एतराज़ हैं। तो ये देखते हैं चीज़ें। बाकी ज़ाहिर है अली नीलम साहिबा के ऊपर एक कंपेन भी चल रही है जिसमें उनकी तस्वीर हैं बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ। बाकी अभी पता चल जाएगा उनके कंडक्ट से कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह हैं, और हो सकता है शुजात अली खान साहब और अली बाकर नकवी साहब ये मामला चैलेंज भी सुप्रीम कोर्ट में कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग इमाम साहब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।